तो चलिए 1 मिनट 1 खबर में बताते हैं। सबसे पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति आज एक अहम बैठक करेगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण के लिए बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसके लिए आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। आज होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में असम और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को होने वाले पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। इससे पहले बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस बैठक में बंगाल और असम में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद बीजेपी के असम प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने बताया कि बैठक में असम गणतंत्र परिषद के 7 सीटों को लेकर चर्चा हुई और लगभग 60 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। 5 मार्च को तृणमूल कांग्रेस बंगाल चुनावों के लिए अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। 1 मिनट में खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कल यानी 5 मार्च को टीएमसी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। टीएमसी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि आज सीएम ममता बनर्जी इस लिस्ट पर अपनी सहमति दे सकती हैं, जिसके बाद कल यानी शुक्रवार को इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। अनुमान है कि इस बार टीएमसी सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है और इन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया जाएगा। वर्ष 2016 के चुनावों में टीएमसी ने 293 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 211 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी। इस बार के बंगाल चुनाव दीदी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन कांग्रेस और वाम मोर्चे का दावा है कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है। लेकिन अब तक कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल चुनावों में टीएमसी ने प्रधानमंत्री की तस्वीरों के इस्तेमाल को आचार संहिता का उल्लंघन माना। पश्चिम बंगाल चुनावों में तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने सभी पेट्रोल पंप से प्रधानमंत्री मोदी की होर्डिंग को उतारने का आदेश दिया है। दरअसल आयोग का ये आदेश टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल की शिकायत के बाद आया। प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत की थी कि होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री की तस्वीरों का उपयोग विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करता है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। इस शिकायत को चुनाव आयोग ने सही मानते हुए ये आदेश दिया। चुनाव आयोग ने सभी पेट्रोल पंप डीलरों और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो 72 घंटे के भीतर सुविधाओं के परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाली केंद्र सरकार की योजनाओं की होर्डिंग्स को हटा दें। ममता सरकार के एक मंत्री फरहाद हकीम ने टीकाकरण के बाद दिए जा रहे प्रमाण पत्र पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि टीकाकरण प्रमाण पत्रों में प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग भी आचार संहिता उल्लंघन है। हालांकि इस पर अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। बंगाल चुनावों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जी न्यूज से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल चुनावों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। तो मेरे हिसाब से अब बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर देना चाहती है। पूरी तरह बंगाल में जीतेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। वहीं बंगाल में बीजेपी जीत के बाद वहां मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पर पार्टी फैसला लेगी और मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा। चुनाव जीतने के बाद हमारी पार्टी, पार्लियामेंट्री बोर्ड और अध्यक्ष जी मिलकर इसका फैसला करेंगे और हमें ऐसे अनेक उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। उचित समय पर उसका निर्णय होगा। हाँ, बंगाल का ही होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के आरएसएस पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। हाल ही में राहुल गांधी ने आरएसएस की स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से की थी। जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल को सोच समझकर बयान देने चाहिए।
बयानबाजी के कारण ही उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह बंटाधार बजाया। राहुल गांधी जी से यही अपेक्षा करता हूं कि एक जिम्मेदार विपक्ष के वो नेता है, वो जिम्मेदारी से बात करे। इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल उचित नहीं है। साथ ही नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के आपातकाल की गलती को स्वीकार करने वाले बयान का स्वागत किया है। कम से कम उनको इस बात का एहसास हुआ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, और उस बात को उन्होंने स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस में हो रही घमासान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में लोग अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और ये घमासान निराशा के कारण हो रही है। कांग्रेस में जारी अंदरूनी घमासान में अब सलमान खुर्शीद की एंट्री भी हो गई है। बंगाल चुनावों से पहले कांग्रेस में शुरू हुई घमासान में सलमान खुर्शीद भी शामिल हो गए हैं। दरअसल सलमान खुर्शीद ने G23 के नेताओं को एक चिट्ठी लिखकर उन नेताओं से कई सवाल किए हैं। क्या आप गोल पोस्ट बदलने की सोच रहे हैं? जिस सीढ़ी पर चढ़कर आप जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं, क्या उसे ऊंचाई पर पहुंचकर लात मारना सही है? वर्तमान में सही स्थान तलाशने की बजाय इस पर चिंतन करना चाहिए कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। सभी नेता, चाहे वो पुराने और युवा हों या फिर खुश और दुखी, सभी से अपील करता हूं कि वास्तविक और काल्पनिक लोकतांत्रिक घाटे के बारे में सोचने के बजाय इस चुनौती से निपटने के लिए साथ आने की जरूरत है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, हर समय स्थिर नहीं रहती। हम अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने से कतराते हैं। हम अपने हीरोज द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि मूड को इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। जाहिर तौर पर यह वास्तविकता और धारणा, रणनीति और विचारधारा के सावधानी पूर्वक संतुलन के लिए कहता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। बंदकडे नव्हती, पण आमचं हिंदुत्व तुम्ही जागवत असताना तुम्ही फुटीरतावाद्यांबरोबर काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापली। कुठे गेले होते तुम्ही तुमचं हिंदुत्व? अफजल गुरुला सुद्धा ते काय हुतात्मा बित्वात्मा म्हणत होते, ते तुम्हाला चालतं त्यांच्या मांडीला मांडी लावत असताना काय हिंदुत्व तुमचं भ्रष्ट झालं नव्हतं? आम्हाला शिकवता हिंदुत्व। इस दौरान उन्होंने मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर भी केंद्र पर कटाक्ष किया। म्हणजे मला कोणीतरी सांगितलं की आता आपला देश हा प्रत्येक क्रिकेटची मॅच जिंकल्याशिवाय राहणार नाही का, तर स्टेडियमचं नाव बदललेलं आहे। त्याच्यामुळे त्या स्टेडियम मध्ये मॅच घेतल्यानंतर एकही मॅच आपण हारू शकत नाही, असं त्या स्टेडियमचं महात्म्य आहे। बुधवार को आयकर विभाग ने फिल्म जगत की कई नामी हस्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की। बुधवार आयकर विभाग ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी फैंटम फिल्म्स कंपनी से जुड़े लोगों के 22 ठिकानों पर की गई। इस दौरान आयकर विभाग ने लेन देन से जुड़े कई रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पुणे में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आयकर की टीम ने दोनों से होटल में अलग अलग लंबी पूछताछ भी की। बताया जा रहा है कि फैंटम कंपनी 2011 में बनी थी। इसे अनुराग कश्यप समेत 4 लोगों ने बनाया था, मगर साल 2018 में कंपनी बंद कर दी थी। तापसी पन्नू प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जांच दायरे में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में अभी तक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। पुणे में अधिकारी देर रात तक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर आयकर विभाग के अधिकारी अलग अलग जगह जानकारी लेने के लिए जा सकते हैं। इस मामले में राजनीति भी खूब शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करने की सलाह दे रही है। और अब 1 मिनट में देश भर का कोरोना अपडेट देखिए। देश में कोरोना के नए मामले 14,000 की संख्या को पार कर गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 14,989 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 98 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,123 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। भारत में कोरोना के कुल 1,11,39,516 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,08,12,044 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 1,70,126 है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,57,346 मौतें हो चुकी है। देश का रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है।
जबकि देश में मृत्यु दर 1.5% से भी कम है। और अब आगे देखिए, दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से बड़ा उछाल आया। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 250 के पास पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 240 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 196 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,39,921 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,27,423 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,584 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,914 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 2% से भी कम है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री सुबह करीब 9:30 बजे LNGP अस्पताल पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 9,855 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 42 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 6,559 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 21,79,185 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 20,43,349 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 82,343 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 52,280 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1,121 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,28,742 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,487 लोगों की मौत हो चुकी है।